आया नहीं, क्योंकि ये जो है ये एक एफ आर और एक एफ आर माइनस वन, या तो ऐसे ब्रेक हो जाए, या ये फिर सर एफ आर प्लस वन और एफ आर में ब्रेक हो जाए। ऐसा मैं अभी कुछ सोच रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर फैक्टोरियल की टर्म है, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगी, फैक्टोरियल की टर्म अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जैसे आप 8 फैक्टोरियल को 8 into 7 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो इन दोनों टर्म्स को क्लब करके 8 फैक्टोरियल तभी लिख पाओगे जब 7 फैक्टोरियल के आगे जब इससे जस्ट एक बड़ा नंबर प्रेजेंट होगा। 9 into 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे नहीं लिख सकते एक फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, बाहर आर फैक्टोरियल है, एक बड़ा फैक्टोरियल बनाना है, मतलब अगर आर प्लस वन फैक्टोरियल बनाना है तो मैं चाहता हूं कि आर फैक्टोरियल के बाहर इंतजार करे आर प्लस वन, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बन जाए। तो एक टर्म आर प्लस वन की और एक टर्म आर की बन जाएगी, डिफरेंस बन सकता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर आर प्लस वन बनाने की कोशिश की। अब आर प्लस वन मतलब सर एक बच्चे को समझ में आता है कि सर ये लो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 और माइनस 2r। मैंने कहा ये 2r कहां से आ गया पिक्चर में? बोले सर टेंशन ना लो, ये क्या लिखा हुआ है, आपने बोला था ना आर प्लस वन बनाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, ये लिख दिया हमने। मैं कहा तू तो बड़ा खतरनाक है यार। बोले सर बिल्कुल ना परेशान हो आप, है ना, बन गया सर आर प्लस वन। मैंने बहुत बढ़िया, इसको अंदर लिख दिया। तो सर ये कितना आ जाएगा, आर प्लस वन का स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो मैंने देखी पावर 2 जो है, अरे यार, तो ये जो पावर 2 है ना उसको मैंने आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन लिख दिया। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा सर वो आएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल, बन गया आर प्लस वन फैक्टोरियल। और यहां लिखा हुआ है सर आर प्लस वन। अब यार ये जो फंक्शन ऑफ आर बनाया उसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फंक्शन ऑफ आर प्लस वन है तो ये फंक्शन ऑफ आर है। तो मैंने ये 2 क्या कर रहा है, तो बोले सर 2 को रवाना कर देंगे। मैंने कहा वो कैसे? बोले सर ये लो इसमें से आर इंटू आर फैक्टोरियल लिख दिया। मैंने कहा वाओ। फिर मैंने कहा एक ही बच गया आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो बोले सर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, जो आपने इस पर दिमाग लगाया है कि आर इंटू आर फैक्टोरियल, एक ज्यादा का फैक्टोरियल बनाना है तो आर प्लस वन का फैक्टर बनना चाहिए, तो इस आर में प्लस वन माइनस वन तो अंदर जाएगा, तो दिस इज आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। तो मतलब भैया जो है वो इस टर्म की जगह आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल लिख रहे हैं। तो माइनस साइन अगर जाएगा आपके पास में, ठीक है, अभी माइनस साइन अगर अंदर भेजूं तो ठीक है सर ये वाला गेम हो गया, है ना। अब भाई एक बात बता, इन दोनों को जब आप क्लब करोगे तो आर प्लस वन फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया, और यहां पर कोफिशिएंट आर प्लस वन, इसमें से कॉमन लेने वाला कोफिशिएंट बचेगा माइनस वन, दोनों को जोड़ा तो आर आ गया। और जब आप इन दोनों में से माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो यहां बचेगा आर और यहां बचेगा सर माइनस वन। अब ठीक लग रहा है सर? मैंने आपको कैसे ठीक लग रहा है? बोले अगर ये फंक्शन ऑफ आर है तो सर ये फंक्शन ऑफ आर माइनस वन है। जहां जहां पे इसमें आर दिख रहा है वहां पर आर की जगह माइनस वन रख दो, तो यहां माइनस वन को ये बनेगा आर फैक्टोरियल, यहां माइनस वन को सर ये रहा। अब सर इसमें कैंसिलेशन हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर इसमें एक बात ये भी आता है कि सर एक्चुअल में कि आपने हमें ये बोला कि आर स्क्वायर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल है, इस ब्रैकेट के अंदर एक आर प्लस वन का फैक्टोरियल, मतलब आर प्लस वन की टर्म बनानी है। मैंने कहा हाँ यार। तो एक बच्चे ने बोला इतना लोड लेने की क्या जरूरत है, ये लो। मैंने तू सिर्फ प्लस आर कर दे रहा। बोले हाँ इन दोनों में से आर कॉमन लोगे तो आर प्लस वन तो बन गया ना। मैंने दैट इज अ नाइस थॉट। तो प्लस आर माइनस आर और सर ये लिखा हुआ है आर फैक्टोरियल। इन दोनों टर्म्स को जरा देखना कैसे लिख रहा हूं, आर आर प्लस वन और बाहर से आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया तो सर ये लो। इन दोनों टर्म्स को कैसे लिख रहा हूं सर, माइनस साइन कॉमन लेकर आर माइनस वन और ये लो सर सीधा सीधा आर फैक्टोरियल। सर ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा आर प्लस वन का फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन में ये क्या है सर, दैट इज आर माइनस दिस इज आर माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल। यहीं तो पहुंचे। मैं कैसे आप इसका टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस से आगे सिग्मा विग्मा कैंसिलेशन बड़े वाले में बड़ा छोटे वाले में छोटा, ठीक है, जो कि टेलर सीरीज जो कि किसी फंक्शन को एज एक्सपोनेंट ऑफ आर एक्सपेंड करने में काम आती है। बट सर फाइनली हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इनको मैंने लिख दिया ऊपर रिमेंबर एज रिजल्ट, मतलब जो पावर है उतने के ही फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड होता है। और लॉगरिथमिक सीरीज में क्या होती है सर, जो पावर है उसी नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज में डिफरेंस है या फिर एक काम को अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सर e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो स्टार्ट होता है x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर x बेसिकली पूरा 1 लिखा हुआ है, x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये टिल कहां तक चलता जाएगा सर, दिस विल बी अप टू इंफिनिटी। जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है सर, इनफिनिट, ठीक है ना। ये समझ में आया? इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। कॉम्पैक्ट फॉर्म समझ में आता है, दैट इज सिग्मा x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और r की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी है सर, वो लिखा हुआ है। तो जो पावर उतने का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। अब इसमें आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस मतलब कि अगर हम x की जगह माइनस x रिप्लेस कर, जैसे ये और ये, मतलब सर ये अल्टरनेट प्लस माइनस साइन वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना, ये होगा। अब मान लो एक ऐसी सीरीज आपके सामने आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ इवन फैक्टोरियल्स हैं, इवन फैक्टोरियल मतलब इवन नंबर्स के फैक्टोरियल है या सिर्फ ऑड फैक्टोरियल है, तो इन दोनों को जोड़ दे। इन दोनों को जैसे जोड़ेगा तो e की पावर x कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। टर्म्स का फैक्टोरियल है तो सर इसको डिवाइड कर दो, ये लो। और सिमिलरली आपको अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ ऑड नंबर वाली टर्म्स का फैक्टोरियल चाहिए तो ये लो सर, दोनों को सेपरेट करोगे तो आपकी बार भी 2 आएगा। इस तरफ मैंने पहले को डिवाइड कर दिया है, इसमें से ये घटाया ये गया, इसमें से ये घटाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, दिस इज x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये कहां तक टिल इंफिनिटी। और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, वैल्यू ऑफ e का मतलब है सर e की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या है। तो सर ये तो सब समझ में आ रहा है कि आपने इस एक्सप्रेशन में जहां पर x पे कोई कंडीशन नहीं है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपने x की वैल्यू 1 डाल दी। मैंने कहा हां यार, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते, ठीक है। अब मान लो किसी सवाल में इतनी चीज की मुझे जरूरत पड़े, ठीक है, तो आप मुझे बताओ उसका आंसर आप क्या लिखोगे। मतलब कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी, तो इस पूरे को आप e थोड़ी बोल सकते हो, बिकॉज़ e की शुरुआत तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल से होती है। तो सर हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज e माइनस 2। ये वैल्यू 1 है, ये भी लेफ्ट में लेके जा, ये वैल्यू 1 है, ये भी लेफ्ट में लेके जा, तो सर इसका आंसर आएगा e माइनस 2, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि एक बार आप किसी की अगर वैल्यू पुट करते हो तो ध्यान से देख लो कि भाई उसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं और कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे ये वाला सवाल पूछूं, दैट इज 3 की पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते सर दिस इज टिल इंफिनिटी। बताओ ये इन टर्म्स ऑफ e क्या है।
सर आपको कैसे पता कि इन टर्म्स ऑफ ई है? तो मैंने कहा एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज अगर सवाल में यूज हो रही है तो सबसे पहला हिंट है एक्सपोनेंशियल सीरीज में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आता है, नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी जाती है, और लॉगरिथमिक सीरीज में डिनोमिनेटर में नंबर्स आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी जाती है। और उनके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला हिंट कि उनका आंसर जो होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज का आंसर ई के टर्म्स में होता है और लॉगरिथमिक सीरीज का आंसर लॉग के टर्म्स में होता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपने अब तक सीक्वेंस सीरीज में सॉल्व किए हैं तो आपने नहीं देखा होगा कि हमने किसी सवाल का जवाब ई में लिखा हो, तो पुट किया। मैंने कहा हां यार, बस अगर 3 पुट करोगे तो 2 फैक्टोरियल ऊपर तो 3 स्क्वायर आना चाहिए ना, यहां पर तो 3 आ रहा है, मैंने कहा कम ही आ रहा है ना, तो अगर मैं इसमें x की जगह 3 पुट करूं, ध्यान से देखना, अभी छोटी-छोटी चीज आपको ये खेलना आना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं। तो x की जगह 3 पुट करूं तो ये आ जाएगा e की पावर 3 1/0 फैक्टोरियल बिकॉज़ x की पावर 0 इज बेसिकली 1, तो 3/1 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है, पहले तो मुझे ये फैक्टोरियल से देखो कि हां सिर्फ इतनी ही टर्म्स रखनी है सर, तो मैंने कहा ये पूरी वैल्यू क्या है, तो सर दिस इज 1/1 फैक्टोरियल है ना, और ये कितना था 3/1 फैक्टोरियल, तो ये 1 और ये 3 दैट इज ये वैल्यू लिखी हुई है 4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि e की पावर 3 - 4 ये ठीक है। अब हमें यहां पे e की पावर कम करनी है तो इसमें से 3 कॉमन ले ले भाई, तो ये तो बचा 3/2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। अब इस सीरीज का जवाब पूछा तो 3 से डिवाइड कर दे। आई होप ये छोटी-मोटी बातें आप संभाल सकते हो। और डिनोमिनेटर में सिर्फ इवन नंबर्स के फैक्टोरियल दिखे या ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल दिखे तो दैट मींस उसने क्या किया है कि इन टर्म्स में x की कुछ वैल्यूज पुट की है, ठीक है। तो सर ये हमारे रिमेंबर एज रिजल्ट हो गए और इनको आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है भाई। अब जैसे एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं और जिनका स्टैंडर्ड सिंपलीफिकेशन की, तो जब भी आपके पास में लॉगरिथमिक सीरीज में सॉरी एक्सपोनेंशियल सीरीज में अगर न्यूमरेटर में जिस नंबर का फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में जिस नंबर का फैक्टोरियल है अगर वो वाला नंबर न्यूमरेटर में बैठा है चाहे वो r हो या n हो, तो बस आप इस चीज को ध्यान रखना कि n को न्यूमरेटर से हटाओ, बस बस। अगर आप जनरल टर्म आर के टर्म्स में लिख रहे हो दैट इज r क्यूब अपॉन r फैक्टोरियल तो r को न्यूमरेटर से हटाओ, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल बचेगा और ऊपर यहां पर कोई भी फंक्शन ऑफ r या n नहीं बचेगा, तो हम सब खेल खेल देंगे, आंसर लिख देंगे इसका। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसानी से की जा सकती है, जरा देखना ध्यान से। तो मैं अब इसको सिंपलीफाई करने चल पड़ा n फैक्टोरियल हटाओ, मतलब सर इसको पूरा गायब करना है, इसको कैंसिल करके गायब करना है। तो सर पहली चीज तो n फैक्टोरियल में से एक n अलग किया, पीछे एक कम का फैक्टोरियल। सर देखो गेम शुरू हो चुका है, मैंने कैसे वो से पावर 3 थी उसको पावर 2 लिख दिया, तो n स्क्वायर अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। तूने ये जो सिंपल सा काम किया, हर स्टेप को अगर आप प्योरली और कामली विजुअलाइज करोगे, एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस 3 भी निकाल सकते हो, बट फैक्टोरियल मेंटेन करते हुए इसमें से n ही निकल सकता था। अब फैक्टोरियल मेंटेन करते हुए इसमें से अब क्या निकलेगा, इसमें से सर आप एक n - 1 निकाल सकते हो, पीछे फैक्टोरियल मेंटेन करते हुए, मतलब पीछे भी एक फैक्टोरियल बचना चाहिए। तो मैंने कहा अब ऊपर अगर n - 1 बनेगा तभी वो कैंसिल होगा, तो ठीक है सर। अब हमारे दिमाग में ये चीज आ गई कि हमें ऊपर एक n - 1 बनाना है, तो ऊपर एक -1 + 1 कर दिया, क्योंकि n स्क्वायर - 1 में से n - 1 का फैक्टर आ जाएगा, तो दिस इज n स्क्वायर - 1 और इस 1 के नीचे जब ये वाला फैक्टोरियल लिखा तो 1/n - 1 का फैक्टोरियल। पहले हमने देखा कि यहां कैंसिलेशन किस बेसिस पे हुआ है, जो n निकला वो कैंसिल हुआ है, तो अब सर इसमें से n - 1 निकलेगा, पीछे फैक्टोरियल को मेंटेन करते हुए पीछे फैक्टोरियल बचे। ये मत बोल देना कि सर 5 फैक्टोरियल में से तो 2 भी निकल सकता है, तो मैंने कहा ठीक है पीछे जो नंबर बचेगा फिर उसको आप फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे जनरल वे में। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 5 में से 2 निकल सकता है वो ठीक है, बट 5 में से पहले 5 अलग करो, पीछे 4 फैक्टोरियल बच गया, फिर पीछे अगर फैक्टोरियल बचाना चाहते हो तो 4 अलग करो, पीछे 3 फैक्टोरियल बच गया। ये सारे 5 में से निकल रहे हैं, तो आप पहले इंस्टेंस में बोल दोगे कि 5 में से तो 3 भी निकल सकता है, 5 फैक्टोरियल में से 3 निकल सकता है, पर पीछे फिर अगर पहले स्टेप पे 3 अलग कर दोगे कि हां सर 5 फैक्टोरियल इज 3 टाइम्स समथिंग, तो वो समथिंग इज नॉट अ फैक्टोरियल, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल लेकर समझाया, तो एक एक करके अलग करते जाओ। तो सर यहां पर हमारे पास n - 1 आया, अब n - 1 ऊपर होना चाहिए, तो उसके लिए ऊपर n स्क्वायर था तो -1 और +1 कर दिया, ये भी n - 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये भी n - 1 फैक्टोरियल, दोनों को जोड़ोगे तो भी लिखा हुआ है। अब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये लिखा हुआ है n - 1 * n + 1, कौन सा ये न्यूमरेटर, ये और ये गया, कहानी कहां तक पहुंची n + 1 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल। और सर इस टर्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ सर इसमें हमारा जो है एम पूरा हो चुका है कि न्यूमरेटर से n को हटाओ, इसके न्यूमरेटर में n नहीं है, कांस्टेंट बचा है। अब मैंने कहा इसमें से कौन अलग होगा, तो सर इसमें से तो n - 2 अलग होगा, पीछे बचेगा n - 3 का फैक्टोरियल, मैंने बिल्कुल सही। अब ये वाली टर्म ऊपर तभी कैंसिल होगी जब ऊपर n - 2 हो, तो अब क्या करें सर, तो n + 1 की जगह n - 2 बनाओ, और n + 1 की जगह n - 2 बनाओ, मतलब ऐसे लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि मेरे पिताजी तो कहीं महाराजा नहीं है कि मैं n + 1 की जगह n - 2 लिख दूं और फिर एंटी वाले मुझे नंबर भी दे दे, मेरा आंसर भी सही आ जाए, समझ में आएगा नहीं समझ में? तो जो आपने जोड़ा है या घटाया है वो जोड़ना भी पड़ेगा, तो एक 1 बचा था उसमें 2 और जोड़ा तो दैट इज दिस। अब सर ये n + 1 लिखा हुआ है, अब स्प्लिट द डिनोमिनेटर, मतलब इसके नीचे जब ये जाएगा तो n - 2 अपॉन n - 2 into n - 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन n - 2 into n - 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब सर इसको उड़ाओ, बहुत बढ़िया, ऊपर कांस्टेंट, ये ठीक लग रहा है सर, और इसको वापस क्लब करके लिख दो, दिस इज n - 2 का फैक्टोरियल। सर न्यूमरेटर से हमने पूरा जो है वो n गायब कर दिया, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा टास्क है, और इस चीज को ध्यान रखना, तो n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल को आपने लिखा, ये पहले वाली टर्म 1 अपॉन n - 3 का फैक्टोरियल। सर इस टर्म को आप लिख सकते हो n - 2 का फैक्टोरियल, दिस इज 3 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल एंड दिस इज 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, सिंपल सी सिंपलीफिकेशन है, ठीक है भाई, है ना। अब इसमें सिग्मा लगा हुआ था सर n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, तो हमने भी सर इसमें सिग्मा लगा दिया n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, दिस इज आल्सो सिग्मा n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी एंड दिस इज आल्सो सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी एंड दिस इज आल्सो सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल, 3 रखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल, सारे फैक्टोरियल मिल रहे हैं, जीरो से शुरू होते हैं। सर ये पूरा e लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा इसकी बात करें तो सर इसकी बात तो थोड़ी रिस्की है, मैंने कहा कैसे सर n की वैल्यू 1 रखने पर तो 1/-1 का फैक्टोरियल बन रहा है, और आपने बोला था फैक्टोरियल डिफाइन फॉर होल नंबर्स, दैट मींस ये तो नॉट डिफाइन हो गया। तो मैंने देखा इसमें दो एक्सप्लेनेशन ध्यान रखने वाली बात है, एक तो ये वाली टर्म आई कहां से है, सर यहीं से टर्म अलग हो गया है ना। तो भाई इसकी वैल्यू n = 2 पर थी क्या, ये बताओ कहां गया, हां कैंसिलेशन, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 3 अपॉन n - 2 फैक्टोरियल कहां से आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सामने मिल नहीं रहा है, ऐसा कैसा सिंपलीफिकेशन किया। तो सर आपने n - 1 को तोड़ के ऐसे लिखा था, मैंने कहा हां यार लिखा तो था, फिर 3 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल आपने यहां लिखा, मैंने कहा यस। तो इस टर्म में जो बेसिक फैक्टोरियल जो सबसे छोटा फैक्टोरियल बन सकता था वो क्या था, या फिर एक काम करो, ये जो पहली टर्म है n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल, बिना कैंसिलेशन के देखो, इसी टर्म को आपने ऐसे लिखा हुआ है n स्क्वायर - 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल,
अब इसमें जब आप n की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो आपको पहली टर्म ये मिल रही है 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, बट जब आप इसमें n की वैल्यू 1 डालोगे तो इसमें तो 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल मिल रहा है ना, जो कि 0 ही होता है। तो मतलब सर इस फ्रैक्शन के लिए आप बोल सकते हो n की वैल्यू 1 किसी काम की नहीं है, इस पूरे में n की वैल्यू 2 से काम गेम शुरू होना चाहिए था। 2 पर आपको एक सॉलिड टर्म मिलेगी क्योंकि जो 1 पे टर्म मिल रही है उसका तो सम ही 0 आ रहा है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, और एडिशन में आप वैल्यू 0 रखो या ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, समझा। फिर इसमें अब n की मिनिमम वैल्यू आप डालोगे 2, अब आगे बढ़ो इससे, है ना। अब इससे हमने आगे बढ़े तो ये वाला जो पूरा पार्ट है n - 2 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल, इस पूरे को कैंसिल करने के बिना देखो तो 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल से वो वापस से 0 आ रहा है 2 की वैल्यू के लिए, और इसमें से एक कंपोनेंट आपने ये वाला किया तो इसमें सॉलिड वैल्यू कहां से मिल रही है 2 से, और ये वाला वैल्यू ये वाली टर्म 0 कब हो रही है 2 पर, इसमें आपको इस टर्म में आपको पहला सॉलिड आंसर कहां से मिलेगा जिसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सर वो 3 से। तो सर इन सभी में थोड़ी थोड़ी आपको लिमिट जो है वो बदलनी पड़ेगी। इसकी पहली डिफाइंड टर्म जो है वो आ रही है सर 2 से, तो पहली डिफाइंड टर्म जहां से आ रही है वहां से शुरू कर दो, और इसकी पहली डिफाइंड टर्म आएगी 3 से, ठीक है। हां, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ में आएगा, वरना आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि 1 अपॉन माइनस टाइम्स n का फैक्टोरियल दैट इज 0, ठीक है, मतलब 1 अपॉन -1 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन -2 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन -3 का फैक्टोरियल, ये सारे फैक्टोरियल यहां पर एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा दिया तो ये नेगेटिव इंटीजर बन गया, इन सब की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। तो ठीक है सर, जब आप इसमें अब आप देख पा रहे हो सर ये जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल से शुरू होगा, 4 पर इस पे वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये भी e लिखा हुआ है, और सर ये लिखा हुआ है 3e क्योंकि ये 3 मल्टीप्लिकेशन में था, e प्लस 3e, तो सर ये पूरा का पूरा आंसर जो है ये लिखा हुआ है बेसिकली 5 टाइम्स e। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। अब एक सवाल मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ये भी मेंस में आ चुका है, सो दैट इज 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सिग्मा। सर जो टर्म है पहली टर्म है तो 1 फैक्टोरियल, दूसरी टर्म है तो 2 फैक्टोरियल, तीसरी टर्म है तो 3 फैक्टोरियल, वैसे सर टर्म होगी तो r फैक्टोरियल, और जितनी टर्म्स है सर जिस जो उसका टर्म का नंबर है उतने ही नंबर्स या उतने ही पहले नेचुरल नंबर्स एडिशन में है, पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2 का एडिशन, तीसरी टर्म में 3 का, तो वैसे सर r टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल कहां तक सर r तक, ये वाली, और r की वैल्यू 0 से नहीं 1 से शुरू हो रही है सर, 1 पर ये वाली टर्म आएगी, 2 पर ये वाली, 3 पर ये वाली, टिल इंफिनिटी सर ये है सम। मैंने मेरा काम तो भाई यहां से शुरू होता है कि डिनोमिनेटर से सॉरी न्यूमरेटर से r या n को हटाओ, तो सर ये लिखा हुआ है r प्लस 1 अपॉन 2, और यहां लिखा हुआ है r फैक्टोरियल जिसमें से एक r अलग किया तो एक पीछे बचेगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर से r को हटाओ वाली जो हमारा मैराथन है उसको मैंने शुरू कर दिया सर, ये गया। अब सर इसमें से निकलेगा r माइनस 1 और पीछे r माइनस 2, ऊपर कैंसिलेशन तभी होगा जब ऊपर r माइनस 1 दिखाई दे, तो मैंने उसको लिख दिया r माइनस 1 प्लस 2, ये जो 2 है ये पूरा का पूरा, और जब इसी को आप इस 2 के नीचे लिख रहे हो तो इस पूरे को कंबाइन करके r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि इसमें तो ऊपर r है नहीं तो कैंसिल क्यों करना भाई सर, ये लो, तो ये पूरा आ रहा है 1/2 1 अपॉन r माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। और अब अगर हम बात करें सिग्मा की तो 1/2 तो बाहर आ गया, माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो सिग्मा की ओरिजिनल लिमिट थी वो 1 से शुरू हो रही थी, बट इसमें पहली डिफाइंड टर्म जो है वो 2 से आएगी, ठीक है, और इसमें पहली डिफाइंड टर्म मतलब जहां से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो वाली, तो सर अब ये वाली चीज लिखी हुई है ऑब्वियसली e, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2, और ये वाली चीज भी लिखी हुई है सर e, और बाहर लिखा हुआ है सर 1/2, तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया सर 3e/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आंसर सर कोई दिक्कत कोई ध्यान रखना, और डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इनको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो हिंट है वो तो हमें समझ में आ गया सर, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल और नंबर ऑफ टर्म्स टिल इंफिनिटी, वैसे ही लॉगरिथमिक सीरीज का जो हिंट है वो है सर डिनोमिनेटर में नंबर्स और नंबर ऑफ टर्म्स टिल इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप सबसे पहले लॉग ऑफ बेस नेचुरल नंबर के साथ होना चाहिए, ध्यान रखना, लॉग मतलब ln विद बेस, मतलब log विद बेस ही मतलब नेचुरल लॉग 1 माइनस x, उतना ही नंबर आएगा डिनोमिनेटर में, जितनी पावर है जो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है वो x की पावर 0 से शुरू होता है, यहां पर x की पावर 0 से शुरू नहीं होगा भाई, ये x की पावर 1 से शुरू होता है, कारण कि अगर मान ले तो x की पावर 0 मतलब 1 अपॉन फिर किससे शुरू करेगा, अगर तो x की पावर 0 बोल रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या रखेगा, क्योंकि आपकी बात तो गेम अलग है सर, जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो सर पावर में तो 0 है तो डिनोमिनेटर में 0 रखोगे नहीं भाई, इसलिए सर यहां से हमारा कांसेप्ट ठीक हो गया याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 1 से शुरू होगा ताकि आप डिनोमिनेटर में लिख सको, और डिनोमिनेटर में प्योर नंबर से ध्यान रखना। अब ln 1 माइनस x का एक्सपेंशन पहले क्यों लिखा, बिकॉज़ इसमें याद करना आसान है कि इसकी सारी टर्म्स ही नेगेटिव होती है टिल इंफिनिटी, बस सर पेपर में अगर 1 प्लस x आ जाए तो अरे मैंने कहा इतना तो यार क्यों घबरा जाता, मुझे नहीं समझ में आता, तो जो इसमें जिसमें ऑड पावर थी उनमें से एक माइनस साइन और आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इवन वाले माइनस साइन को खा के ऑड वाले में एक और माइनस, इवन वाले में माइनस साइन गायब कर देंगे तो यहां माइनस रहेगा, ऑड वाले के आगे माइनस, तो इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है। और अनलाइक e की पावर x के एक्सपेंशन में क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, बट यहां पर x की वैल्यू ठीक है 1 से छोटी और -1 से बड़ी और बराबर हो सकती है, इस केस में x की वैल्यू -1 से बड़ी बट 1 या 1 से छोटी। अब ये जब रेंज लिखी जाती है तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आपको एक डाउट आ रहा होगा सर इसमें रेंज क्यों आई, हमें ये तो समझ में आ गया कि लॉग का जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो हमें ये तो समझ में आया कि अपर लिमिट क्यों आ रही है। सिमिलरली इस नीचे वाले में हमें लोअर लिमिट का भी समझ में आया कि ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट दिस, ये क्यों नेगेटिव में तो यहाँ -3 भी रख सकते हैं सर, x की जगह, x की जगह -3 रखोगे 1 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर पता है इसके पीछे जो लॉजिक काम करता है वो ये है कि कोई भी अगर आप एक्सपोनेंशियल मतलब सॉरी कोई सीरीज इंफिनिटी तक लिख रहे हो तो वो सीरीज कन्वर्जिंग होनी चाहिए तभी आप उसका जवाब लिख पाओगे यार, समझे, है ना। जैसे आप जिसमें इसमें x की जगह -3 डाल के देखिए एक बार, इफ आई पुट x इक्वल्स टू -3 तो वैसे ही पता है सर ये सीरीज गलत जवाब देगी, इस तरफ आंसर क्या आ रहा है सर ln 4 एक हम बता सकते हैं कि रेंज का नंबर होगा, यहां देखिए बना सर -3 आपने डाला है तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन 1, यहां पर हो जाएगा सर 3 स्क्वायर अपॉन 2 और +3 क्यूब अपॉन 3 -3 की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे करते करते आपके पास में ये वाली टर्म्स भी आएंगी कि 3 की पावर 101 अपॉन 101 ऐसे करके, है ना। तो ये जो सीरीज है ना ये कन्वर्जिंग सीरीज नहीं है, ये किसी नंबर की ओर नहीं जाएगी, तो इंफिनिटी चली जाएगी। तो इसीलिए जब लार्ज या इनफाइनाइट सीरीज जब लिखी जाती है तो एक टर्म और होती है कि जो दो टर्म्स का रेशियो है आगे आने वाली टर्म मतलब an डिवाइडेड बाय an - 1 वो रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए,
ताकि हर आगे आने वाली टर्म छोटी होती जा रही है, सीरीज कन्वर्जिंग बने, आंसर फाइनाइट नंबर की तरफ जाए। इस वजह से ये कंडीशन आती है, ठीक है, हाँ ना।